आप सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस आपका, आपके पास बुक होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये संभव नहीं है कि आपको एक एक चीज़ जितना हम बोले उतना हर चीज़ लिखवा ही दें, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और बात सुन के लिखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हो सकता है आप नहीं याद रख सकते, उसको बोल कर लिखने का प्रयास करें। सबसे पहली बात, आपके पास किताब होनी चाहिए। किताब में क्या खास बात है, किताब में सर माइक कोनो बात ना, आवाज देंगे बस थोड़ा सा कम दे, आवाज कम हो जाए वो बस। इसको बंद कर दे के रहने दे, रघुवीर नहीं तनिक डिस्टर्ब नहीं करना हो। ठीक बात, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक में हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, आपके पास बाबू कोई बुक हो या नहीं हो, एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक जरूर होनी चाहिए। किसकी बुक? एनसीईआरटी की 11th की बुक और एनसीईआरटी की 12th बुक। इस अभी जो आप पिछले रविवार को जो आपका नीट का एग्जाम हुआ है संडे को, या इसके पहले हम 2001 से क्वेश्चन बनाते आते हैं, तो आपके अगर कोई अगल बगल में पड़ोस में कोई मेडिकल का एग्ज़ाम दिया हो तो उससे आप पूछिएगा। 90 क्वेश्चन टोटल रहता है बायोलॉजी में का, मेडिकल में बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन पूछा जाता है 45 रहता है फिजिक्स से, 45 रहता है केमिस्ट्री में। तो उस 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हूबहू उठा के रख दिया गया है मेडिकल के कंपटीशन में। और ऐसा नहीं कि पारी ऐसा हो गया है गलती से हम 2001 से क्वेश्चन बैठ के बनाते हैं, देखते हैं लगभग 90% क्वेश्चन, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से उठा के रख दिए जाते हैं। तो इसलिए आपके पास कोई भी बुक हो, हर बुक अच्छा होता है, बुक कोई बुरा नहीं होता है। आप डिपेंड करता है कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, कितने ढंग से पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा रिविजन कर रहे हैं। तो आपके पास कोई बुक हो या नहीं हो बात की बात है, लेकिन एनसीईआरटी बुक आपके पास जरूर से होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा आप भारती वन भी ले सकते हो, वो भी अच्छा है, लुसेंट भी अच्छा है। कंपटीशन के लिए वो अलग बुक है आपका बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उससे आपका 90% तैयारी हो जाएगा कंपटीशन का, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। एनसीईआरटी में दिक्कत हो रहा है तो आप भारती वन भी ले सकते हैं, लुसेंट भी ले सकते हैं, बिहार बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। कंपटीशन का बुक अलग होता है, वो बात से बताया जाएगा समय के अनुसार। अब हम बात करते हैं 11th का। 11th में हम लोग 5-7 दिन कुछ परिचय लिए हैं। बायोलॉजी क्या है, सजीव क्या होते हैं, सजीव निर्जीव में अंतर क्या होता है, जंतु और पौधा में क्या अंतर होता है, जंतु कोशिका पौधा कोशिका क्या है, उसमें क्या अंतर है, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ये सब बेसिक बातें हैं। फिर हम आप लोगों का परिचय बताए थे कि मानव का वैज्ञानिक परिचय क्या है, आम के पौधे का वैज्ञानिक परिचय क्या है, ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हम इसके पहले बताए होंगे आप लोगों को, जो 11th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, वो सजीव और निर्जीव का परिचय है। सजीव का क्या खास विशेषता है, सजीव कैसे रहता है, सजीव का नामकरण कैसे किया जाता है, सजीव का नामकरण कैसे किया जाता है, और सजीव का क्या खास विशेषता है, इसी बात पर चर्चा है 11th के पहला चैप्टर में, जो हम लोग कुछ पढ़े भी हैं और समयानुसार पढ़ भी लेंगे। 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, सजीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो उस सजीवों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर 5 जगत वर्गीकरण, ये पढ़ना है सेकंड चैप्टर में, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तीसरा चैप्टर है पहला इकाई में आपको पौधा जगत, और चौथा चैप्टर है फिर जंतु जगत। सेकंड इकाई शुरू होता है तो सेकंड इकाई में आपको जो दूसरा इकाई है 11th का, उसमें पढ़ना है पुष्पीय पौधों का आकार की, पुष्पीय पौधों का आंतरिक संरचना और जंतु का आंतरिक संरचना, ये दूसरा इकाई है। 11th का जो तीसरा इकाई है उसमें आप लोगों को पढ़ना है कोशिका का संरचना, कोशिका के अंग, उसका कार्य, ये पहला चैप्टर है तीसरा इकाई का। और बीच में एक चैप्टर है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल,
और उसमें तीसरा चैप्टर है कोशिका विभाजन। ये तीसरा इकाई है, यानी कि तीसरा इकाई में कोशिका से संबंधित सारा बात पढ़ना है। चौथा इकाई है आपका, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। मीन्स पौधा में क्या क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, पौधा में कौन कौन सी उपापचयी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। जैसे पौधा में श्वसन कैसे होता है, पौधा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे होती है, और पौधा कैसे खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें पादप की या प्लांट फिजियोलॉजी करके है आपका चौथा इकाई, जिसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। लास्ट आपका 11th का जो इकाई है जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी, वो जंतुओं का कार्य की, स्पेशली मानव के बारे में पढ़ना है उसमें। जैसे मानव में पाचन और अवशोषण कैसे होता है, मानव में श्वसन कैसे होता है, मानव में रक्त परिवहन कैसे होता है, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, मानव का में जो गति कैसे होता है, मानव में जो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस उनका नियंत्रण कैसे होता है। ये चैप्टर लास्ट इकाई है जिसमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो देखिए, जैसा कि हम बात बताए थे इसके पहले कि पृथ्वी पर सारे सजीव, चाहे एक छोटी सी चींटी हो, उसके बाद हाथी का शरीर क्यों ना हो, एक नन्हा सा घास का पौधा हो या पीपल का पेड़ हो, सबका शरीर कोशिका का बना होता है। ठीक है, और कोशिका अपने आप में एक जीव का उदाहरण होता है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय सजीव है, साथ ही साथ अमीबा एक जंतु कोशिका का उदाहरण भी है। ठीक है, तो बिना कोशिका के हम किसी सजीव की कल्पना नहीं कर सकते। अब जीव चूंकि 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सजीव और यूकैरियोटिक सजीव। तो जीव चाहे प्रोकैरियोटिक हो, जीव चाहे यूकैरियोटिक हो, सजीव चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, वो कोशिका का ही बना होगा। बिना कोशिका के किसी सजीव की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब कोशिका अपने आप में स्वतंत्र होता है। कोशिका में एक सिंगल कोशिका में हमारे शरीर में घटने वाली सारी उपापचयी प्रक्रियाएं हो जाती है। इसलिए कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व यापन होता है। कोशिका अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसका सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है। एक कोशिका में वो सारे प्रक्रम संभव होते हैं। एक कोशिका में या एक कोशिकीय सजीव में वो सारे जैव प्रक्रम शामिल होते हैं जो बहुकोशिकीय सजीव में होते हैं, जैसे कि हम लोग में होते हैं। और इसलिए हम बिना कोशिका के कोई सजीव का कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए, चूंकि जीव एक कोशिकीय भी होता है और जीव बहुकोशिकीय भी होता है। क्या कर रहे हैं, जीव एक कोशिकीय होता है फिर, और जीव बहुकोशिकीय भी हो सकता है संख्या के आधार पर कि कोई जीव कितने कोशिका का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कोशिका क्या है, क्यों एक कोशिका को सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कोशिका को सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हमें जानेंगे कोशिका क्या है, उसमें उसके अंदर कौन कौन से अंग हैं, और कैसे कोशिका अपने आप में एक जीव है, उसके कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या काम है, और कैसे कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व यापन होता है, कोशिका कैसे अपने आप में एक जीव है। तो जब हम कोशिका का पूरा डिटेल स्टडी कर लेंगे, कोशिका समझ जाएंगे, यानी कि एक हम जंतु कोशिका समझ गए, या अगर हम पौधा कोशिका का पूरा पढ़ लिए तो हम एक कोशिकीय पौधा के बारे में जान गए, उसका आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना। अगर हम एक जंतु कोशिका पढ़ लिए तो हम पूरा एक कोशिकीय जंतु का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिए। तब न कोशिका के मिलने से क्या बनता है, उत्तक, उत्तक के मिलने से अंग, अंग के मिलने से अंगतंत्र। तो जब हम एक कोशिकीय जीव या एक कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय जीव कैसे बनते हैं। और फिर अब बहुकोशिकीय जीव है, उसमें भी अलग अलग स्तर के जीव हैं। कुछ कोशिकीय स्तर के जीव हैं, जैसे बताए थे स्पंज, उत्तक स्तर के जीव हैं हाइड्रा, अंग स्तर के सजीव हैं चेप्टा कृमि, गोल कृमि, अंगतंत्र स्तर के सजीव हैं केचुआ, और आगे बढ़ते जाइएगा बाकी सारे अंगतंत्र स्तर के जीव हैं जैसे तिलचट्टा, तारा मछली, फिर मछली है, आगे मेढक है, सांप है, पक्षी है, स्तनधारी है। तो ये लेवल बढ़ते जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले हम एक कोशिकीय सजीव को समझें, कोशिका क्या है और कैसे एक कोशिका से इतना विशाल शरीर बन जाता है। क्योंकि चाहे हाथी का शरीर हो या हमारा शरीर हो, एक चींटी का शरीर हो या नन्हा सा घास का शरीर हो,
जीवन की शुरुआत, सबके जीवन की शुरुआत एक सिंगल कोशिका से होती है। तो सोचने वाली बात है कि एक कोशिका से जीवन का शुरुआत हुआ और ये कई मिलियंस, करोड़ों करोड़ों कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इतना सारा कोशिका बन कैसे जाता है? तो एक कोशिका से वास्तव में ये सारे कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बनते हैं। तो कैसे एक कोशिकीय जीव, कैसे जीवन का शुरुआत एक कोशिका से होता है और कैसे करोड़ करोड़ कोशिका बन जाते हैं, किस विधि से, वह विधि क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा हम लोग को पढ़ना है कोशिका विभाजन में। तो देखिए, हम लोग यहाँ 11th में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम लोग 11th में सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के पूरे अंग के बारे में पढ़ेंगे, उसका काम पढ़ेंगे। फिर कोशिका कैसे विभाजित होती है, कैसे कोशिका से बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं, क्योंकि कोशिका के समूह से ही ऊतक बनता है और ऊतक के समूह से ही अंग बनता है। तो पहले हम कोशिका समझ लें, जान लें, उसका पूरा संरचना देख लें, और एक कोशिका से नए कोशिका कैसे बनते हैं, एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका कैसे बन जाते हैं, ये सारा बात बाबू जब हम जान लेंगे तो स्वतः हमारा आगे चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले आपके 11th क्लास का जो तीसरा इकाई है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, 11th क्लास का जो तीसरा इकाई है, जिसमें 3 चीज़ पढ़ना है। पहला चैप्टर में पढ़ना है कोशिका के अंग, कोशिका संरचना और उसके अंगों के कार्य। उसके बाद है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा चैप्टर है आपका कोशिका विभाजन। तो पहले हम लोग उस यूनिट को पढ़ लेंगे, और तब जब वो दोनों यूनिट हम लोग पढ़ लेंगे, पूरा कोशिका पढ़ लेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ लेंगे, तब हम लोग चैप्टर फिर शुरू करेंगे। जो चैप्टर 1 में जो कुछ बाकी रहेगा देखेंगे हम, क्या आप लोगों को समझाना बाकी है वो पढ़ाएंगे, और चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर 2, 3, 4 इस तरह से पढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग किस पर फोकस डालने जा रहे हैं? कोशिका पर। कोशिका संरचना, उसके कार्य और कोशिका विभाजन, ये हमारा सबसे बेसिक है। इसको हम जान लेंगे तो फिर स्वतः हम सब चीज़ जानते जाएंगे। काहे? तो पहले एक कोशिकीय जीव बने। पृथ्वी पर सबसे पहले जीव कौन बना? एक कोशिकीय सजीव बना, और वो कहाँ बना? जल में। तो पहले हम एक कोशिकीय जीव को जान लें, तब न जब एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने, तब न उसमें अलग अलग स्तर हुआ, और तब न उसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। वो चाहे पौधा में पढ़ें, चाहे जंतु में पढ़ें। तो जब हम एक कोशिकीय जीव को ही नहीं समझ पाएंगे तो आगे कहाँ समझ पाएंगे? इसलिए हमारा चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है। क्या है? कोशिका। ये आप लोग देख लीजिए कौन चैप्टर होगा। ये आपको चैप्टर होगा 4-3। फर्स्ट इकाई में 4 चैप्टर है, सेकेंड इकाई में 3 चैप्टर है, तीसरा इकाई में 3 चैप्टर है। तो आपको इससे मेरे ख्याल से एक बाबू चैप्टर 8 होना चाहिए। ये आप बुक से देख लीजिए कौन सा चैप्टर है। ये मेरे हिसाब से चैप्टर 8 होना चाहिए। कोशिका संरचना हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका संरचना। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। अच्छा बाबू, हम लोग कमेंट हम जब पढ़ रहे थे कल, तो कुछ बच्चे लिखे हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बाबू, हम इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो इंग्लिश लिख रहे हैं, उसका हिंदी एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं। हम जो वर्ड आपको बाबू इंग्लिश में लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसका हिंदी 3 बार बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिए। और साइंस को आप ठेठ हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप NCERT की किताब देखिएगा, या हिंदी में जो कोई भी बुक देखिएगा, लुसेंट का, भारतीभवन का, उसमें आप देखिएगा कि अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिख दिया गया है। जैसे आप देखिएगा, अंग्रेजी में, हिंदी में लिख दिया गया है गैमीट। हिंदी में क्या लिख दिया जाता है? गैमीट। हिंदी में लिख दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन बाबू ये सब जो शब्द है, ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये सारे शब्द इंग्लिश के हैं। अब इस गैमीट का, गैमीट
GAMETE, गैमिट। तब देखो अगर हम इस तरह से लिख दें हिंदी में तो ये हिंदी हो गया, इसको लिख दें तो अंग्रेजी हो गया, ये तो गलत बात है। इसी गैमिट को आपके बुक में क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया, जबकि इंग्लिश है। इसका हिंदी क्या होता है, तो इस गैमिट का हिंदी होता है युग्मक। फर्टिलाइजेशन का हिंदी होता है निषेचन। तो क्या किया गया है कि फर्टिलाइजेशन, अब देखो अब हम हाई लिख दिए तो हिंदी हो गया, इसी को अगर हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं तो अब क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा हिंदी में लिखिए। अरे बगड़ा वही तो है। और बाबू एक और बात, बिना थोड़ा बहुत अंग्रेजी इस्तेमाल किए आप विज्ञान में नहीं पढ़ सकते हैं अच्छा से। विज्ञान का कोई किताब पढ़िएगा उसमें अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बिना वो एक्चुअल में हिंदी में नहीं हो सकता है विज्ञान। तो ये अब देखो अब हम फर्टिलाइजेशन लिख देते तो कहोगे सर अंग्रेजी में पढ़ा रहा है, ऐसी चीज़ को वो हिंदी में लिख देता है। जब तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि गैमिट का माने क्या हुआ, इस फर्टिलाइजेशन का माने समझ में आ रहा है, तो तुमको तो ये नहीं समझ में आएगा। जब तुम गैमिट जानते हो हिंदी में लिख दिए तो तुमको क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंसेप्ट पड़ जाएगा। जब तक तुम अगर इस गैमिट को आप जानते हो, इस फर्टिलाइजेशन को जानते हो, तो इस फर्टिलाइजेशन को और इस गैमिट को क्यों नहीं जानते हो। अब देखिए तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका वास्तव में हिंदी होता है निषेचन। आप देखिए किसी बुक में उठा करके ऐसे ही लिख दिया जाता है, जैसे वर्ड है जाइगोट। अब हम ऐसे लिख दिए तो कहेगा सर आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है इस तरह से जाइगोट, तो आप कहिएगा कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे सर हैं, समझ में आ रहा है। माना हम ऐसे लिख दिए तो आपको नहीं समझ में आ रहा, वो अंग्रेजी हो गया। यही चीज़ को हम ऐसे लिख दिए तो समझ में आ रहा है, जबकि ये इसी अंग्रेजी का हिंदी कर दिया गया है। इसका वास्तव में हिंदी क्या होता है, इसका वास्तव में हिंदी होता है जाइगोट का युग्मनज। हिंदी क्या होता है इसका, युग्मनज। तो युग्मनज नहीं लिखेगा, आपको जाइगोट का जाइगोट लिखा हुआ मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत बाबू अंग्रेजी पढ़िए। और बाय द वे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम हर बाबू इंग्लिश के हर शब्द का हिंदी जरूर से बोलेंगे। आप उसको वहाँ नोट कीजिए और याद करते चलिए, यही छोटा छोटा चीज़ आपको आगे दिक्कत नहीं करेगा। और आपको जानना चाहिए कि आप कोई भी बाबू कंपटीशन देने जाइएगा रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो किसी भी कंपटीशन में हर क्वेश्चन को अंग्रेजी, अगर आप परीक्षा में लेते हैं कि हमको हिंदी मीडियम से परीक्षा देना है ना, तो हर क्वेश्चन का हिंदी का इंग्लिश लिखा रहता है। अगर आप एग्जाम में ले रहे हैं इंग्लिश मीडियम, परीक्षा का माध्यम इंग्लिश, तो सिर्फ अंग्रेजी में लिखा हुआ प्रश्न मिलेगा। लेकिन अगर आप परीक्षा का माध्यम हिंदी डालते हैं तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ प्रश्न मिलेगा। और प्रश्न पेपर पर लिखा रहता है कि अगर आपको किसी हिंदी में त्रुटि हो तो अंग्रेजी के लिखे हुए बात को सही मानो। बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे। अब देखो कैसे दिक्कत होगा। अब एक शब्द है बाबू हाइब्रिड। हाइब्रिड शब्द है। ये हाइब्रिड का मतलब हुआ कि दो डिफरेंट स्पीसीज या दो अलग अलग वैरायटी के सजीव के हेल्प से एक नया सजीव बनाया जाए। मतलब हाइब्रिड हुआ एक ऐसा नया जीव, हाइब्रिड हुआ एक ऐसा नया जीव जिसमें मेल पेरेंट यानी कि नरजनक एक अलग वैरायटी का हो, एक अलग जाति का हो, और मादा जनक यानी कि फीमेल पेरेंट एक अलग वैरायटी एक अलग जनक का हो। दोनों के द्वारा बनाए गए युग्मक या गैमिट को फ्यूज कराए और उससे जो तैयार हुआ हमारा नया जनरेशन, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। अब आपके बुक में इस हाइब्रिड का ऐसे लिख दिया गया है, हाइब्रिड ऐसे कुछ करके लिख दिया गया होगा हाइब्रिड। तो तुम कहोगे कि सर ये हिंदी हो गया। अब देखिए इस हिंदी का, इसका हिंदी होता है ये शंकर। हाइब्रिड प्लांट का हिंदी होगा शंकर पौधा। क्या होगा? शंकर। अब इस शंकर में ध्यान दीजिए, तालव्य शंकर में यहाँ ये दंश है। कौन सा है? दंश। तो इस शंकर का माने हुआ हाइब्रिड, यानी कि दो, एक ऐसा नया जीव जिसमें दो जीव का लक्षण हो।
जिसको गांव में लोग बोलते हैं, इसका वास्तव में गांव में ठेठ लैंग्वेज माने हुआ नस्ल या दोगला लोग बोल देते हैं। तो ये शंकर, हाइब्रिड, हाइब्रिड शब्द एक गाली भी हुआ, तो ये शंकर इसका हिंदी हुआ। अगर आप बाबू हाइब्रिड शब्द नहीं जानते हैं और हिंदी में इस शंकर के बदला में दूसरा स लिखा गया, तालव्य स लिखा गया या दूसरा स लिखा गया, तो कितना गलत आप कर दीजिएगा। अब देखिए, ये भगवान का नाम है हिंदू धर्म में, महादेव। अब ये तालव्य स है और ये दंत स है, तो ये शंकर में हमेशा दंत स होना चाहिए। लेकिन हाइब्रिड जो है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बाबू हिंदी में, खासकर बायोलॉजी पढ़िएगा, हिंदी में इतने दिक्कत होंगे कि उस हर्षी के मात्रा से, दीर्घी के मात्रा से, अब स 3 तरह का है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, उस सब के चलते अर्थ बदल जाता है। और अर्थ बदल जाएगा तो फिर आपका वो शब्द बदल जाएगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि ठीक है, आप हिंदी मीडियम से आए हैं, हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी पढ़ें और अंग्रेजी में पढ़ने का ध्यान दें। ठीक है, कल हम विरहत पढ़े थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका का परिभाषा सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट कर लें। कोशिका क्या है? सजीवों की सबसे छोटी, हम लिखवाएं एक बार, हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग मेरा पिछला क्लास देखिए, बोलेंगे नहीं, पिछला यूट्यूब हुआ है, यूट्यूब पर क्लास जाकर के चेक कर लीजिए, हम पढ़ा दिए इसको। बोल रहे हैं 2 बार, सुन लो। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं होता है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक, जिससे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, संरचना हुआ है, एवं क्रियात्मक, जिसके चलते हमारा शरीर अपना हर कार्य कर पाता है। तो कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आई बात समझ में? कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। काहे ऐसा होता है भाई? तो हर कोशिका अपने आप में एक सजीव होता है, हर कोशिका अपने आप में एक कोशिकीय सजीव का उदाहरण है। इस कोशिका का स्वतंत्र सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है, हर कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये कोशिका अपने आप में जीव भी है, और एक कोशिका में बाबू वो सारे जैव प्रक्रम संभव होते हैं जो एक विकसित और बहुकोशिकीय सजीव में होता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा में वो सारा उपचयी प्रक्रिया संभव होता है, वह सारा जैव प्रक्रम होता है जो हमारे शरीर में भी होता है। बात समझ में आया? और तो अमीबा एक कोशिकीय सजीव है, अमीबा अपने आप में कोशिका का उदाहरण है। यानी कि बिना कोशिका के हम किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले, याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम है। कहिया? तो 1665। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुइएगा कि कॉर्क, जो कॉर्क होता है, कॉर्क प्लांट का नाम हुआ, तो कॉर्क का उन्होंने 3 सेक्शन लिया था, और जब उन्होंने उसको देखा तो लगा कि मधुमक्खी के छाता के जैसा, हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छाता जैसा वो दिखाई पड़ा। उसमें उन्होंने प्रत्येक चैम्बर को, जो कई चैम्बर में बटा था, जैसे मान लिया जाए इसे देखा गया, ठीक है, तो इस तरह से चैम्बर में बटा हुआ दिखाई पड़ा, और इस प्रत्येक चैम्बर को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये 9th में पूरा कहानी बना के दिया गया होगा। तो हमको फिलहाल इतना ही जानना है कि सेल की खोज, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में, कॉर्क प्लांट पर जब रिसर्च कर रहे थे तो। ठीक है, कर रहा है एक दूसरे वैज्ञानिक है, एंटोन वान लीeuwenhoek। दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? एंटोन वान लीeuwen
एक दूसरे वैज्ञानिक है, स्पेलिंग बाबू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है। एंटोन वन लीवेनहुक, ये दूसरे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल को देखा था और इसे उन्होंने एनिमल कूल कहा था। एनिमल लाइक सजीव। फिर से सुनिए, एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोन वन लीवेनहुक, जिन्होंने सबसे पहले एक जंतु कोशिका, एक एनिमल सेल देखा था जिसको उन्होंने एनिमल कूल कहा था या एनिमल कूली कहा था। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने, 1665। उसके बाद कह रहा है एंटोन वन लीवेनहुक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एक एनिमल सेल जंतु कोशिका को देखा था जिसको उन्होंने एनिमल कूली या एनिमल कूल कहा था। बस अब देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को याद रखना है। कोशिका का परिभाषा, अब हम लोग पूरा कोशिका का संरचना पढ़ दिया, कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंग है, क्या कार्य करता है, कैसे कोशिका विभाजित होता है, और कोशिका का खोज किसने किया यही नहीं जाने तो गलत बात हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है, लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ये सारी बातें बाबू 9th में भी दिया होगा लेकिन आपको फिर से 11th में पढ़ना है। और लॉन्गेस्ट सेल, आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होइएगा लॉन्गेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण, सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो कोशिका होता है वो ये कोशिकीय सजीव माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये एक सबसे छोटी कोशिका का एग्जाम्पल हुआ माइकोप्लाज्मा। इसे बाबू पीपीएलओ भी कहा जाता है, पीपीएलओ। हालांकि इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में इस माइकोप्लाज्मा के बारे में दूसरे चैप्टर में पढ़ना है डिटेल से। फिलहाल यही याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण माइकोप्लाज्मा का सेल या माइकोप्लाज्मा, वो एक कोशिकीय सजीव है जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। अब व्हाट डू मीन बाय वर्ड पीपीएलओ? तो पीपीएलओ का माने हुआ प्यूरो पीन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका माने क्या होता है, लिख रहे हैं पी से हो जाएगा प्यूरो, एक पी का, दूसरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे जब हम निमोनिया का प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें पी साइलेंट रहता है। बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको, जैसे साइकोलॉजी, वहाँ भी पी रहता है, वहाँ पी साइलेंट रहता है। निमोनिया में पी साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो पीपीएलओ का माने हुआ प्यूरो पीन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण। लार्जेस्ट सेल देखिए, सबसे बड़ी कोशिका, याद रखिए बाबू, ऑस्ट्रिच का एग। इस माइकोप्लाज्मा का बाबू हिंदी भी माइकोप्लाज्मा ही होता है। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एक बर्ड होती है, शुतुरमुर्ग बोलते हैं, शुतुरमुर्ग, जिसे अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण होता है। लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रिच एग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है बाबू लॉन्गेस्ट कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी नर्व सेल। लंबी माने आकार में देखने में सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल, जिसे तंत्रिका